देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 इसमें सेल्फ डिफेंस देखेंगे हम आज। प्राइवेट प्रतिरक्षा जिसे कहते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है आपका धारा 96 से लेके 106 तक जाता है। सेक्शन 96 से लेके 106 धारा तक जाता है। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है धारा 96 से लेके 106 तक जाता है। ये याद रखना है आपको, धारा 96 से लेके 106 तक जो है आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, धारा 96 से 106 तक जो है आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो है अधिकार से संबंधित है। इसमें देखेंगे सबसे पहले जो है धारा 96 को। धारा 96 कहती है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। सेक्शन 96 ये कहता है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। ये धारा कहती है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग किया जाता है। कोई भी कृत्य, कोई भी कार्य जो आप प्राइवेट डिफेंस में या सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी एक्ट आपने जो किया है, कोई भी बात जो आपने की है सेल्फ डिफेंस में, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती, यानी उसे अपराध नहीं माना जाएगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में आपने जो भी बात की हो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी, लेकिन इसकी भी शर्तें हैं आगे दी रखी हैं। तो कोई भी कार्य जो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में करते हैं, अब ये अधिकार दिया क्यों है किसी व्यक्ति को? सभी व्यक्तियों को है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, सभी व्यक्तियों को। ये भी याद रखें, ये अधिकार किसको प्राप्त है? सभी को प्राप्त है, सभी को प्राप्त है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस का जो अधिकार है सभी को प्राप्त है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, पागल हो, कोई भी हो, और किसी के भी, सभी के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, और सभी के विरुद्ध प्राप्त है ये अधिकार आपको। चाहे वो कोई कोई यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति पागल है तो उसके विरुद्ध भी प्राप्त है, बालक है तो उसके विरुद्ध भी आपको जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो है अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और ये दोनों चीजों के मामले में प्राप्त है। आपकी संपत्ति के विरुद्ध भी आपको प्राप्त है और आपके शरीर के विरुद्ध भी प्राप्त है। संपत्ति और शरीर दोनों के विरुद्ध प्राप्त है, संपत्ति और शरीर। ठीक है, दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। संपत्ति की भी रक्षा कर सकते हो आप अपनी, और आप अपनी जो है शरीर की भी जो है रक्षा कर सकते हो। और किसी के भी विरुद्ध प्राप्त है, चाहे वो पागल व्यक्ति हो चाहे बालक हो। पागल व्यक्ति है तो ऐसा नहीं कि पागल है तो आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिले। अगर कोई पागल आपकी जान लेने की कोशिश करे तो उसके विरुद्ध भी प्राप्त है। कोई बालक अगर आपकी जान लेने की कोशिश करे तो भाई उसके विरुद्ध भी प्राप्त है। तो सभी के विरुद्ध ये जो है अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस का अधिकार दिया गया है, और संपत्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है और शरीर के विरुद्ध भी प्राप्त है। ठीक है, अब ये दिया क्यों जाता है भाई सेल्फ डिफेंस का अधिकार? देखिए क्या होता है कि हर परिस्थिति में राज्य आपकी रक्षा करे। वैसे तो आपकी रक्षा करना संपत्ति की, आपकी ये राज्य का कर्तव्य है, ये राज्य की ड्यूटी है कि वो आपकी संपत्ति की और आपकी रक्षा करे। लेकिन हर परिस्थिति में हर जगह जो है राज्य मौजूद नहीं रह सकता। राज्य का मतलब वही है कि जब राज्य ने पुलिस नियुक्त कर रखी सुरक्षा के लिए, तो वही पुलिस है आपकी सुरक्षा के लिए, है ना? तो वो राज्य की तरफ से होती है, तो राज्य की जिम्मेदारी होती है आपकी रक्षा करना, आपकी संपत्ति की रक्षा करना। लेकिन हर जगह हर परिस्थिति में राज्य उपलब्ध नहीं हो सकता। ऐसी कोई मतलब कि हर परिस्थिति, कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी कंडीशन में आते हैं जहां आप किसी भी लोक सेवक की सहायता नहीं ले सकते, तो पर ऐसी स्थिति में आपको जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया जाता है। विधि जो है ये मान के चलती है कि सभी व्यक्तियों में को जो है प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। लेकिन कब है? ये धारा 99 की शर्तों के अधीन है।
कब आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है? धारा 99 की शर्तों के अनुसार। ये कह रहा है धारा 99 में जो शर्तें दी गई हैं उन शर्तों के अनुसार आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उपलब्ध है। धारा 99 की शर्तें क्या है, ये पहले अपन 99 पढ़ेंगे क्योंकि बार बार 99 आएगा, ठीक है। तो पहले इसी को पढ़ना पड़ेगा कि धारा 99 में कौन सी शर्तें दे रखी हैं या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाएं क्या है। ये धारा 99 की हेडिंग है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाएं क्या है। एक मिनट। कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं। धारा 99 कहता है कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ये कहता है, ये कहता है धारा 99 कि कार्य जिनके विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस का कोई अधिकार नहीं। तो ये शर्तें हैं एक तरीके से। धारा 99 में शर्तें दी रखी जब आपको डायरेक्ट डिफेंस प्राइवेट डिफेंस का जो है अधिकार नहीं मिलेगा। कौन सी शर्तें हैं वो? पहली शर्त तो ये है कि लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं। लोक सेवक के विरुद्ध, सेवक के कार्यों के विरुद्ध, कार्यों के विरुद्ध, ठीक है। लोक सेवक के कार्यों के विरुद्ध जो है आपको प्राइवेट डिफेंस का कोई भी अधिकार नहीं है। एक मिनट, ये घूम गया। देखिए, तो लोक सेवक के कार्यों के विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस का कोई भी जो है अधिकार नहीं है। पहला तो लोक सेवक के कार्यों के विरुद्ध, ठीक है। भले ही लोक सेवक विधि विरुद्ध कार्य क्यों ना कर रहा हो तो भी आपको प्राइवेट डिफेंस का कोई अधिकार नहीं है। याद रखें, लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। लोक सेवक विधि विरुद्ध कार्य भी कर रहा हो तो भी आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उसके खिलाफ नहीं है। अगर लोक सेवक अपनी शक्ति से आगे बढ़ भी जाता है तो भी आपको उसके विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये तब है, इसमें एक कंडीशन बाद में पढ़ेंगे अपन, कि ये तब जब आप जानते हो कि वो लोक सेवक हो, उसने अपनी पहचान न छुपा। अगर कोई व्यक्ति बताता ही नहीं लोक सेवक के, बगैर बैच लगाए बगैर कुछ, आप जानते नहीं कि जी लोक सेवक है, तो फिर ये वाली जी बात लागू नहीं होती। जब आप जानते हो कि वो लोक सेवक है और वो कोई कार्य कर रहा है, चाहे विधि के अनुक्रम में ही करते हैं, लोक सेवक विधि के अनुक्रम में कार्य कर रहा है, तो आपको स्वाभाविक सी बात है उसके विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं। अगर लोक सेवक विधि के अनुक्रम में काम कर रहा है और अपनी शक्ति से आगे बढ़ भी जाता है तो भी उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस का कोई अधिकार नहीं है। कब तक? जब तक कि वो आपकी जान लेने की कोशिश ना करे। अगर मान लीजिए अब आपसे पूछा जाए कि अगर लोक सेवक है, वो विधि विरुद्ध कोई काम कर रहा है और वो आपकी जान लेने पर उतारू हो जाए, तब भी क्या आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार? आप कहोगे कि भाई धारा 99 कहती कि नहीं नहीं, तब तो होगा, आपको उस समय हो जाएगा आपको। लेकिन तब तक आपको रहेगा कि जब तक आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, मतलब चोट वोट पहुंचाए वहां तक तो आप सहन कर लेते हो। लेकिन अगर वो मृत्यु कारित करना चाहे आपका, भले ही लोक सेवक का काम करा, तो फिर आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होगा, वहां होगा, भले ही वो लोक सेवक हो। लोक सेवक के कार्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का भी अधिकार आपको केवल वहीं तक है, मतलब वहीं तक प्राप्त नहीं है जहां तक लोक सेवक आपकी जो है जान के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता एक तरीके से, तब तक आपको लोक सेवक के विरुद्ध जो है प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है ना। अब वो आपको घोरोपति करता है या कोई उपपति करता है तब तक तो आपको नहीं है। लेकिन अगर वो आपकी जान लेना चाहे तो फिर आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उसके खिलाफ भी होगा, ठीक। ये तो हो गया लोक सेवक। इसी प्रकार से लोक सेवकों के निर्देशाधीन कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त नहीं है। लोक सेवक के निर्देशाधीन कार्य करने वाला व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के आदेश के अनुसार काम करता है। एक तो लोक सेवक स्वयं काम करता है, एक वो व्यक्ति, ये इसमें भी सेम वही बात है लागू होगी जो ऊपर थी, कि इसमें भी जो लोक सेवक के निर्देश, मान लीजिए कोई लोक सेवक किसी अन्य अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति से कहता है कि वो काम करे और उसके कहने पर कोई अन्य व्यक्ति अगर काम करता है तो उस अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी आपको जो है प्राइवेट डिफेंस का कोई अधिकार
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो लोक सेवक के निर्देशों के अधीन काम कर रहा है। वो बात अलग है कि वो सख्ती से आगे निकल गया है, तो भी आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होगा। यहाँ भी वही शर्त लागू होगी कि जब तक कि आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, तब तक आपको उसके खिलाफ जो है प्राइवेट डिफेंस का कोई अधिकार नहीं है। अब वो बात अलग हो जाती है कि वो आपको जान से ही मारना चाहता है, तो फिर भाई यहाँ तो जब लोक सेवक ही आपको जान से मारना चाहता है या लोक सेवक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति ही आपको जान से मारना चाहता है, तो फिर आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार जीवित हो जाएगा। सामान्य अवस्था में आपको उनके खिलाफ कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा तीसरा कहता है किसी भी कार्य के विरुद्ध जबकि लोक प्राधिकारी की सहायता पाना संभव हो। सीधा लिखिए, किसी भी कार्य के विरुद्ध, किसी भी कार्य के विरुद्ध जबकि लोक सेवक की सहायता पाना संभव हो। क्या मतलब इसका? मतलब सीधा है कि जब आपको इतना टाइम है कि आप लोक सेवक की मदद ले सकते हो, तो फिर कानून आप अपने हाथ में नहीं लोगे। प्राइवेट डिफेंस का अधिकारी आपको तब होता है जब आप ऐसी परिस्थितियों में होते हो कि आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते, किसी लोक सेवक की मदद नहीं ले सकते, उस कंडीशन में आप हो। लेकिन आप उस कंडीशन में नहीं हो और आपके पास इतना टाइम है कि आप लोक सेवक की मदद ले सकते हो, तो फिर आपको किसी भी कार्य के विरुद्ध जो है प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। ये प्राइवेट डिफेंस का अधिकार तभी है जब आप इस पर कंडीशन में फंस जाते हो किसी वजह से कि उस समय या उस परिस्थिति में आप किसी लोक सेवक की मदद नहीं ले सकते। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप किसी लोक सेवक की मदद ले सकते हो, तो फिर आपको प्राइवेट डिफेंस का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, एक लास्ट और है। लास्ट कहता है कि भाई प्राइवेट डिफेंस में जो है आपको कितना जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा की सीमा, एक मिनट 99, ठीक है, बस इतना ही है वैसे। लेकिन एक चीज और देख लेंगे, वो अलग धारा में है कि प्राइवेट प्रति, इसमें अपन ये भी देख लेंगे कि जो सीमाएं हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा की, प्राइवेट प्रतिरक्षा की जो सीमा है वो कितनी है। तो पहले तो ये तीन जो कंडीशन है, इन तीन कंडीशनों में जो है आपको जो है प्राइवेट डिफेंस का जो है कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। पहला बात है कि लोक सेवक के कार्यों के विरुद्ध नहीं है। दूसरा, लोक सेवकों के निर्देशों के अधीन जो व्यक्ति काम करता है उसके विरुद्ध भी प्राप्त नहीं है। तीसरा, किसी भी कार्य के विरुद्ध जबकि लोक सेवक की सहायता पाना संभव हो। तो ऐसा कोई भी कार्य जब आप लोक सेवक की सहायता प्राप्त कर सकते हो, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने कहा ना, मृत्यु या घोरोपति की आशंका युक्ति रूप से कारित नहीं होती। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोरोपति की, तो मृत्यु और घोरोपति दोनों इसमें शामिल की गई है। मृत्यु या घोर, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, उपहति की संभावना, युक्त युक्त रूप से वो लिखा है, संभावना कारित नहीं होती। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है कि आपको लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है, लेकिन लोक सेवक का कोई ऐसा कृत्य जिससे मृत्यु या घोरोपति की संभावना अगर हो, तो फिर आपको लोक सेवक के विरुद्ध भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जहां तक लोक सेवक का काम वैध माना जाएगा, भले ही वो अवैध ही क्यों ना हो, मतलब उसको आपके प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होगा अगर आपको मृत्यु या घोरोपति की जो है संभावना ना हो लोक सेवक के कार्य से। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आता है, ठीक है, गिरफ्तार करने आता है, गिरफ्तारी में वो बल प्रयोग करता है थोड़ा बहुत, ठीक है, उसके विरुद्ध आपको कोई डिफेंस का अधिकार नहीं। अब वो गिरफ्तार करने आता है और आपको बिल्कुल मारने की कोशिश करता है या गोरुपति कारित करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो फिर आपको जो है उसके विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। अब गिरफ्तारी भी अवैध होना चाहिए, वैध होगा तो नहीं होगा आपको, ठीक है, अवैध गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं हम यहाँ। अगर वो अवैध गिरफ्तारी करने आता है, अवैध रूप से आपको पकड़ने आता है, तो फिर आपको होगा। अगर वो वैध काम कर रहा है, वैध रूप से आपको पकड़ने आया, तो फिर प्राइवेट डिफेंस का कोई अधिकार आपको नहीं होगा। ठीक है, ये हो गई धारा 99 की शर्तें। और कोई शर्त है इसमें क्या? ठीक है, तीन ही है।
हाँ, विस्तार की बात और रह गई इसमें। इस अधिकार का प्रयोग का विस्तार धारा 99 कहता है किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने का नहीं होगा जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। हाँ, ये रह गया है। तो ये कह रहा है कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कितना होगा भाई, जितनी अपहानि आवश्यक है केवल उतना ही अपहानि की जा सकती प्राइवेट डिफेंस में। आपका अधिकार सीमित है, मतलब जितना आपको आवश्यक है उतना ही आप जो है बल प्रयोग करेंगे या अपना प्राइवेट डिफेंस में, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। जितना आपको अपनी जान बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए आवश्यक है केवल उतना ही बल प्रयोग किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये इसमें लिखा है स्पष्टीकरण में, प्रयोग का विस्तार लिखा है। दूसरा स्पष्टीकरण ये लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए किए गए या किए जाने के लिए प्रायश्चित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होगा जबकि वह यह ना जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति लोक सेवक है। मैंने पहले ही बताया कि जब आप जानते ही नहीं हो कि वो व्यक्ति सामने वाला लोक सेवक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि वो लोक सेवक है, तो फिर आपको उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लोक सेवक जब भी कोई काम करता है उसको अपनी पहचान बतानी होगी, या फिर ड्रेस वगैरह होती है उसकी, पुलिस वाला है तो अगर वर्दी, अब मान लो कोई पुलिस वाला है, वो लोक सेवक के नाते काम कर रहा है, उस समय मान लो वो वर्दी नहीं पहने, आप नहीं पहचान पाएगी ये पुलिस वाला है, और वो कोई ऐसा काम कर रहा है आपके विरुद्ध, तो आपको उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, क्योंकि आप नहीं पहचान पाएंगे वो पुलिस वाला है। हाँ, लेकिन अगर आप जानते थे, भले ही वो वर्दी नहीं पहने लेकिन आप जानते, तो फिर प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं। तो ये कहने का मतलब, ये जो धारा, ये जो स्पष्टीकरण जोड़ा है, ये इसलिए जोड़ा है ताकि लोक सेवक जब भी कोई कार्य करे, लोक सेवक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पहचान बताए। अगर वो पहचान नहीं बताता और काम करता है तो फिर लोक सेवक के विरुद्ध भी आपको जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, अगर आप नहीं जानते कि वो लोक सेवक है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई लोक सेवक अपनी पहचान नहीं बताएगा, तो आप नहीं जानते कि वो लोक सेवक है, तो फिर उसके विरुद्ध भी आपको डिफेंस का अधिकार हो जाएगा। दूसरा सेम उसी का दूसरा स्पष्टीकरण वही है कि जो लोक सेवक के निर्देशों के अधीन काम करता है व्यक्ति, उसके मामले में भी यही बात है कि अगर आप नहीं जानते, नहीं समझते कि वो व्यक्ति लोक सेवक के निर्देशों के अधीन काम कर रहा है, या वो नहीं बताता आपको प्राधिकार, देखिए हम जब भी कोई लोक सेवक किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करता है कोई कार्य करने के लिए, तो उसको अधिकार पत्र देता है। अब वो आपको अधिकार पत्र वगैरह नहीं दिखाता या नहीं बताता, और आपको नहीं पता कि ये जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो लोक सेवक के आदेशों से कर रहा है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। अब क्वेश्चन मान लीजिए ये आ जाए कि एक लोक सेवक एक लोक सेवक जो किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोरोपति कारित करने का प्रयत्न करता है, एक लोक सेवक जो किसी व्यक्ति की क्या करता है, मृत्यु या घोरोपति कारित करने का कार्य करता है, मृत्यु या घोरोपति। ठीक है, ये क्वेश्चन बना दिया। गृहपति कारित करने का कार्य करता है, क्या उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा? बस इतना क्वेश्चन हमने बना दिया। अब वो बात अलग है कि वो कौन सा काम कर रहा है, क्या उससे मतलब नहीं, हमें बस इतना क्वेश्चन बनाया है कि एक लोक सेवक जो है मृत्यु या घोरोपति कारित करने का कार्य करता है, क्या उसके विरुद्ध भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है? आप कहोगे बिल्कुल है। ठीक है, हाँ लगाओगे, इसका आंसर क्या लगाओगे? हाँ, क्योंकि लोक सेवक अगर आपकी मृत्यु कारित करना चाहता है, ये तो हम पढ़ते 99 में लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर लोक सेवक ही आपकी मृत्यु या गुरुपति कारित करने लगे, तो उसके विरुद्ध आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जीवित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि लोक सेवक हैं तो अगर ऐसा कर दिया तो फिर लोक सेवक भी गलत फायदा उठाने लगेंगे, पूरी तरीके से छूट दे दिया उनको, तो ठीक है ना। तो इसीलिए ये हो गया 99 की शर्तें। अब देखिए बार बार आएंगी, इसीलिए अब देखेंगे अपन धारा 96 देखा था, 96 के बाद देखेंगे अपन, एक मिनट, 96 के बाद देखेंगे 97। 97 क्या कहती है? 97 कहती है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। सेक्शन 97 क्या कहता है? शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। शरीर, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा
संपत्ति की, ठीक है, शरीर तथा संपत्ति की। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा ही पढ़ रहा है तो केवल इतना ही लिख लीजिए, शरीर तथा संपत्ति की, ठीक है, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कितने में दी गई? 97 में। 97 क्या कहती है? प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं, अपनी और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को, ये कह रहा किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को यानी कि सभी को है, किसी व्यक्ति को काय काय का अधिकार है? स्वयं, ये भी इंपॉर्टेंट है, या अन्य व्यक्ति, ठीक है, स्वयं या अन्य व्यक्ति की क्या है? संपत्ति और शरीर, ऊपर लिखा ही है, संपत्ति और शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि आप अपने शरीर की भी रक्षा कर सकते हो और दूसरे के शरीर की भी रक्षा कर सकते हो, अपनी संपत्ति की भी रक्षा कर सकते हो, दूसरे की संपत्ति की भी रक्षा कर सकते हो। तो भारत की बात जब हम करें, भारत की बात करें, तो भारत में ये जो अधिकार है प्राइवेट डिफेंस का, वो अपने शरीर के लिए भी दिया गया है और दूसरे के शरीर के लिए भी दिया गया है, अपनी संपत्ति के लिए भी दिया गया और दूसरी की संपत्ति के लिए भी दिया गया है। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं, इंग्लैंड में थोड़ा सा अलग कंडीशन है। इंग्लैंड में क्या है, केवल अपने शरीर के लिए दिया गया है, दूसरे के लिए नहीं दिया गया, या फिर आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई क्या कहते हैं, रिलेटिव हो, आपके परिवार का कोई मेंबर हो, तो उसके लिए दिया गया है। भारत में और ब्रिटेन की जो विधि है, लॉ है, उसमें यही अंतर है, वहां केवल अपने लिए दिया गया और आपके जान परिचित तो केवल उनके लिए गया है, यहाँ किसी के भी लिए। ऐसा नहीं कि आपका भाई होगा, आपकी बहन होगा, तभी आप प्राइवेट डिफेंस का अधिकार का प्रयोग कर पाओगे। आपका मित्र हो या अजनबी कोई व्यक्ति भी हो और आपको लगता है कि आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए, तो आप उसकी रक्षा कर सकते हो। आपको लगता है उसकी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, तो आप उसकी संपत्ति की रक्षा कर सकते हो, अपनी भी कर सकते हो और अन्य व्यक्तियों की भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वो आपका रिलेटिव हो, कोई आपका मित्र हो, कोई आपका रिश्तेदार हो, कोई ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो याद रखें कि अपने और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पे जो है की रक्षा की जा सकती है, संपत्ति की भी की जा सकती है, शरीर की भी की जा सकती है, स्वयं की भी की जा सकती है, किसी अन्य की भी की जा सकती है। अब बात आती है शरीर की प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले प्रत्येक अपराध के विरुद्ध प्राप्त है। मानव जो शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार है, शरीर की प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, शरीर की जो प्रतिरक्षा का जो अधिकार आपको दे रखा है, वो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले प्रत्येक अपराध के विरुद्ध प्राप्त है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले प्रत्येक अपराध के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, हर अपराध, हर ऐसा अपराध, इसका मतलब ये है कि हर ऐसा अपराध जो आपके शरीर पर प्रभाव डालता है, उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। इसमें कोई कैटेगरी वाइज नहीं है। ये जो हम पढ़ रहे हैं शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो शरीर पर जो डालने वाला प्रभाव है वो किसी विशेष कार्यों के विरुद्ध प्राप्त हो। ऐसे हर कार्य जो आपके शरीर पर प्रभाव डालते हैं, उन सभी कार्यों के विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। शरीर की बात कर रहे हैं, शरीर के जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, ऐसे हर कार्य जो आपके शरीर पर प्रभाव डालते हैं, उन सारे अधिकारों के प्रति जो है, या उन सारे कार्यों के प्रति जो है, आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। अब आपको दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई पीछे एक लिस्ट, वो पीछे मृत्यु के लिए लिस्ट दे रखी है, वो प्राइवेट डिफेंस में मृत्यु के लिए लिस्ट दे रखी है, कुछ अपराध बताए गए हैं जहां आप मृत्यु कर सकते हो, वो एक अलग चीज है। ये हम प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस में मृत्यु भी कर सकते हैं हम, तो उसके लिए कैटेगरीज वाइज कुछ अपराध बताए गए हैं कि उन अपराधों में ही कर सकते हो। बाकी प्राइवेट प्रतिरक्षा की अधिकार की केवल बात करें तो वो तो हर अपराध के विरुद्ध प्राप्त है जो आपके शरीर पर प्रभाव डालता है, दोनों में अंतर है। जब आपको मृत्यु कारित करना हो तो कुछ स्पेशल अपराध बताए गए हैं, जब आप जो है आपके शरीर के विरुद्ध कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसमें आप उस व्यक्ति की जो आक्रमणकारी है उसकी मृत्यु तक कारित कर सकते हो, वो एक अलग है, वहां लिस्ट है।
वहां कुछ अपराधों की लिस्ट है, लेकिन ये हम कह रहे हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा जब शरीर की बात हो रही है तो ये सभी अपराधों के विरुद्ध प्राप्त है जो आपके शरीर पर असर डालता है, ठीक है, दोनों में अंतर। तो प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है वो आपके शरीर पर प्रभाव डालने वाले सभी अपराधों के विरुद्ध जो है प्राप्त है। दूसरा बात आती है संपत्ति की। संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार केवल निम्नलिखित अपराधों के अपराधों या उनके प्रयत्नों पर प्राप्त है। शरीर की प्रतिरक्षा, जो संपत्ति की प्रतिरक्षा में एक लिस्ट जरूर दे रखी है, संपत्ति की प्रतिरक्षा कह रहा है संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए तो एक लिस्ट दे रखी है, उसी लिस्ट के अधीन अगर कोई अपराध आता है या उनका प्रयत्न आता है तो उसमें आपको जो है या तो वो अपराध होगा या उसका प्रयत्न होगा। प्रयत्न कब होता है? जब अपराध पूरा नहीं हो पाता तो प्रयत्न कहलाता है। तो या तो उसका प्रयत्न हो या वो अपराध हो। नीचे जो बड़े बताए गए हैं, है ना, नीचे जो है 4-5 तरीके के जो है अपराध बताए गए हैं, तो उन अपराधों की श्रेणी में आता है तो आपको संपत्ति की प्रतिरक्षा का भी अधिकार है। कौन कौन से अपराध है? पहला कह रहा भैया चोरी का अपराध है, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो भैया आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। कोई व्यक्ति लूट करता है, नहीं लिख लीजिए, कोई व्यक्ति लूट करता है, चोरी करता है। इसके अलावा रिस्ट्री करता है, रिस्ट्री मतलब आपकी संपत्ति नष्ट आदि करता है, या आपराधिक अत्याचार करता है, आपराधिक अत्याचार करता है। तो इन 4 अपराधों के विरुद्ध जो है संपत्ति के मामले में जो है आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। तो क्या कह रहा है दूसरा इसका क्लॉज? किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिस्ट्री, आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाले अपराध है, या इनका जो है इनका जो है लिखा है, या जो चोरी, लूट या रिस्ट्री या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे जंगम हो या स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। तो संपत्ति जंगम भी हो सकती है, स्थावर भी हो सकती है। संपत्ति की प्रतिरक्षा कौन कौन से अपराधों में है? चोरी, लूट, रिस्ट्री और आपराधिक अत्याचार। इनकी परिभाषा में जो भी अपराध आते हैं उनके विरुद्ध जो है आपको अपनी संपत्ति या दूसरे की संपत्ति के विरुद्ध जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। और शरीर के मामले में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। शरीर के मामले में तो ये लिखा है कि मानव शरीर पर जो भी प्रभाव डालने वाले जो अपराध होते हैं उनके विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। यानी जो भी अपराध मानव शरीर पर प्रभाव डालते हैं उन समस्त अपराधों में जो है आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। जबकि चोरी के मामले में 4 बताएं, चोरी, लूट, रिस्ट्री और आपराधिक अत्याचार। अगर इनमें से परिभाषित कोई अपराध आता है या उनका प्रयत्न आता है तो आपको अपने शरीर या दूसरे के शरीर, सॉरी, अपनी संपत्ति या दूसरे की संपत्ति, चल भी हो सकती है अचल भी हो सकती संपत्ति, जो है प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। ये तो वो हो गया आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार काय के लिए होता है? अपने शरीर को और संपत्ति दोनों के लिए होता है। अब देखिए 98, सेक्शन 98, सेक्शन 98 कहता है अब एक चीज और देख लीजिए, हाँ थोड़ा इसी को थोड़ा सा, अब जैसे अपन ने लूट लिखा, संपत्ति के बारे में अपन ने लूट लिखा, आपने लिखा कि भाई लूट के मामले हैं, चोरी की बात थी, फिर उसके बाद लूट की बात आई थी। तो लूट की जैसी अपन ने लिखा कि लूट के विरुद्ध जो है संपत्ति का अगर कोई अपराध है तो आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त होता है। अब आप कहोगे कि सब लूट में तो है, क्या डकैती करेंगे तो क्या नहीं होगा उसमें? क्या डकैती में नहीं होगा? क्योंकि डकैती तो लिखा नहीं है इसमें। तो भाई डकैती में भी होगा, क्यों नहीं, क्यों होगा? क्योंकि लूट का ही बढ़ा हुआ रूप है ना। डकैती की कोई अलग परिभाषा तो होती नहीं, केवल संख्या कारक का अंतर होता है। तो लूट में है तो स्वाभाविक सी बात है कि डकैती में भी हो जाएगा, क्योंकि वो परिभाषा लूट के ही अधीन आती। डकैती भी क्या है? एक लूट है। डकैती भी क्या है? एक लूट है, बस वो 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाती है। ऐसी लूट जो 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाती है वो क्या कहलाती है? डकैती कहलाती। इसीलिए डकैती में भी लागू हो जाएगा। अब आप कहोगे रिस्ट्री की बात होती है, तो रिस्ट्री में भी जो है रिस्ट्री तो किसी भी प्रकार की हो सकती है। जो भी रिस्ट्री है, आप मान लो आग लगा दी किसी के घर में, या आपने कोई बम फोड़ दिया, विस्फोट करके किसी के घर में जो है रिस्ट्री कर दी, तो क्या आप कहोगे कि बम आग लगाना, बम फोड़ना, वो भी तो रिस्ट्री कोई प्रकार है, रिस्ट्री की परिभाषा में ही आते, तो वहां भी आपको प्राइवेट डिफेंस का जो है अधिकार हो जाएगा। आपराधिक अत्याचार के बारे में कहें तो जितने भी प्रकार है आपराधिक अत्याचार के, चाहे वो गृह अत्याचार हो, प्रच्छन्न गृह अत्याचार हो, गृह भेदन हो, रात्रो गृह भेदन, सब जो गृह अत्याचार की परिभाषा में ही आते हैं। या ये कह लीजिए कि ये सब गृह अत्याचार का ही बड़ा हुआ
रूप हैं, तो ये सब उसी की परिभाषा में आते हैं, तो उन सब में जो है आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त होगा। अब बात आती कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का, तो कौन से अपराध हैं जो बच गए जिसमें आपको संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जिसमें आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है संपत्ति के विरुद्ध। तो आपको याद होना चाहिए भाई, उद्दापन का नाम का भी एक अपराध होता है, उद्दापन है, इसमें आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। दूसरा आपका छल हो गया, छल हो गया जी 98, यहाँ अपन 98 नहीं पढ़ रहे अपन, ठीक है, छल हो गया, 97 नहीं पढ़ रहे, ठीक, छल हो गया। इसके अलावा आपराधिक दुर्विनियोग हो गया, आपराधिक दुर्विनियोग हो गया, ठीक है, ये आपका आपराधिक दुर्विनियोग हो गया। आपराधिक न्यास भंग हो गया, सीधा यहां लिख देता हूं, न्यास भंग हो गया, ठीक है, न्यास भंग, आपराधिक न्यास भंग, ठीक है, पूरा लिखेंगे, ठीक है, ये आपराधिक न्यास भंग, ठीक है, आपराधिक न्यास भंग हो गया। इसके अलावा जो है आपका चुराई हुई संपत्ति के विषय संबंधी अपराध हो गए, चुराई हुई संपत्ति के विषय संबंधी अपराध, चुराई हुई संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो गए, ठीक है। तो ये जो अपराध है इनमें कोई सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है। अब उद्दापन, भाई कोई आपने, कोई नहीं, किसी ने आपको धमकी दी और आपने उसकी जान ले ली, तो ऐसे नहीं हो सकता ना। अब कोई ने आपके संग कपट किया और आपने क्या बोले, हमको उसके संग प्राइवेट, आपने उसकी मारपीट कर दी, तो वो आप, ये अपराध है। अब आप कहोगे इन अपराधों में क्यों नहीं दिए गए, इन अपराधों में इसीलिए नहीं दिया गया कि भाई कोई धमकी देता है तो स्वाभाविक सी बात है, आपके पास इतना टाइम है कि आप लोक सेवक को शिकायत करो, उसकी लोक सेवक की मदद ले सकते हो। छल किया किसी ने तो उसका परिवाद कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। आपराधिक दुर्विनियोग किया किसी ने तो उसकी भी शिकायत कर सकते हो। न्यास भंग किया तो इसकी भी कंप्लेन कर सकते हो। या चुराई हुई संपत्ति के विरुद्ध कोई अपराध है, मतलब चुराई हुई संपत्ति कोई ने खरीद लिया, बेच लिया, तो भाई इन सब चीजों की तो शिकायत की जा सकती। तो इसीलिए इन सब मामलों में जो है आपको प्राइवेट डिफेंस का कोई अधिकार नहीं है, संपत्ति वाले मामलों में, ठीक है। तो उद्दापन, छल, आपराधिक, तो अब ऐसा इसी के लिए मैंने लिखा है कि अगर मान लो कभी क्वेश्चन बन जाए कि, वैसे तो आया नहीं लेकिन आ भी सकता है कि आप, अगर क्वेश्चन आ जाए कि उद्दापन के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा, संपत्ति के विरुद्ध जो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है क्या वो प्राप्त होगा, नहीं होगा। छल के मामले में भी नहीं होगा, आपराधिक दुर्विनियोग में भी नहीं होगा, न्यास भंग में भी नहीं होगा, और चुराई हुई संपत्ति संबंधी जो अपराध होते हैं उनमें भी नहीं होगा। चोरी के मामले में होगा, चुराई हुई संपत्ति के विरुद्ध अपराध, मतलब जितनी चोरी की, कोई व्यक्ति चोरी हुई की गई संपत्ति वगैरह खरीदता है, बेचता है, वो वाले अपराध है ना, तो उनमें नहीं होगा आपको प्राइवेट संपत्ति, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार, ठीक है। तो ये एक तरीके से, इस तरीके से भी पूछ सकते। अब देखते हैं सेक्शन 98। 98 देखिए, 98 कहता है अक्षम, वो क्या कहते हैं, एक मिनट, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हो। विकृत आदि हो का मतलब है अक्षम व्यक्तियों के विरुद्ध, अक्षम, सीधा लिख लीजिए, अक्षम व्यक्तियों के विरुद्ध। विकृत मतलब अक्षम है, वो अपराध करने के लिए अक्षम है, बालक है, बच्चा है, छोटा, वो भी अपराध करने के लिए क्या है, अक्षम है ना। आपने पढ़ा था पहले ही, एक जो बालक है वो भी अक्षम होता है, कब अक्षम होता है वो बात अलग है, ठीक है। एक अक्षम व्यक्ति है, अक्षम व्यक्ति मतलब पागल है। एक छोटा सा बालक है भाई, 5 साल का, 4 साल का, 6 साल का, 7 साल तक का, तो वो क्या है, वो अक्षम है। और ऐसे अक्षम लोगों द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो क्या इनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। या मान लीजिए कोई मत्ता में, नशे में, वो भी आ जाएगा इसमें। तो कौन कौन व्यक्ति आ जाते हैं इसमें, एक तो बालक आ सकता है, आपका बालकपन के असर में कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध कोई अपराध करता है, या कोई बालक है मान लीजिए, या पागल कह लीजिए, पागल है, विकृत जैसे कहते हैं, वो सीधा सिंपल भाषा में लिख लिया है पागल, ठीक है। तो विकृत है, या मत्त व्यक्ति है, मत्त मतलब नशे में है, मत्तता लिख लीजिए, मत्ता में है या नशे में है,
ठीक है, मत्ता में है, नशे में है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी ये सब व्यक्ति कौन से अक्षम है, अपराध करने में अक्षम माने जाते हैं। ठीक है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति भ्रम के अधीन है, तथ्य के भ्रम भ्रम के अधीन कोई बात कर रहा है, भ्रम भी तथ्य का ही होना चाहिए, तो सभी जानते, तो लिख नहीं रहे, तथ्य का भ्रम कैसा होना चाहिए, तथ्य का। अब जो व्यक्ति भैया भ्रम के अधीन काम कर रहा है उसके विरुद्ध भी जो है आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, भले ही वो भ्रम के अधीन है। ये सब एक तरीके से अक्षम व्यक्ति हैं और ये व्यक्ति जो है भ्रम के अधीन काम कर रहा है। तो इन सब व्यक्तियों के खिलाफ भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे ही होगा जैसे कि एक स्वस्थ चित्त व्यक्ति के विरुद्ध जो है आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए एक बालक है, वो आप पे क्या करता है, देखिए उदाहरण दे ही रखा है इसमें। पहला उदाहरण दे रखा है कि या पागलपन के असर से का को जान से मारने का प्रयत्न, मतलब एक व्यक्ति या है वो पागलपन के असर से क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को मारने की कोशिश करता है। यहाँ ये कह रहा है कि हो सकता है कि या का कार कोई अपराध नहीं हो, क्योंकि या तो भाई पागल है तो उसका कार कोई अपराध तो है नहीं, लेकिन आपको वो पागलपन के असर में जो वो आपके खिलाफ हमला कर रहा है, उस हमले के विरुद्ध जो है आपको वही अधिकार प्राप्त होगा जो कि एक स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता। ये उदाहरण आता है कई बार, आप उदाहरण देखिए। ये जो अपन पूरा जो चैप्टर पूरा पढ़ रहे हैं, यो वाला प्राइवेट डिफेंस वाला, इसमें जितने भी इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, जितने भी आपके जो उदाहरण दे रखे हैं, सबको अच्छे से पढ़ना। इन्हीं के क्वेश्चन बनते हैं, सेक्शन वाइज तो बनते ही हैं, फैक्ट वाइज भी बनते हैं, लेकिन इनके उदाहरण जरूर पूछे जाते हैं। तो सारे उदाहरण पढ़ने, ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है। वो उदाहरण उठा के जैसे कि तैसे उठा के रखे जाते हैं। एक्स वाई ए बी सी जी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उदाहरण सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से पूरा पढ़ना है उदाहरणों को। दूसरा कहता है कार रात्रि में कैसे गृह में प्रवेश करता है जिसके लिए वो वैध रूप से हकदार है। ये इसका उदाहरण भी समझिए, ये भी बहुत आता है, ये भ्रम का उदाहरण है। ये मान लीजिए आप उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको इसी उदाहरण को इस तरीके से हम देखते हैं कि मान लीजिए आपका घर है ना, आपका घर है। अब आपका घर में सभी लोग रहते हैं। अब आपका मन करा रात में फिल्म देखना, बोले पापा मम्मी से डरते हैं पता ना चढ़े या घर में किसी को पता ना चले, चुपचाप से रात का शो देखने चले गए। घर वालों को पता नहीं, घर वाले सोच रहे आप अपने कमरे में बेडरूम में सो रहे हो, सब ताले वाले लग गए, बढ़िया घर बंद हो गया। उसके बाद आप रात का शो देख के आते हो घर से। रात का शो देख के आते हो, रात में कब आते हो, 12 1 बजे आते हो, 1 बजे जाता है, 2 बज जाता है, रोते हो। और अब चूंकि किवाड़ लगे, आप चाहते हो घर में किसी को पता ना पड़े, आप चोरी से घर में प्रवेश करते हो। कोई व्यक्ति घर का जग जाता है, वो आपको चोर समझ लेता है कि भाई घर में चोर घुस आया। अब वो आप पे हमला कर देता है। क्या करता है, वो आप पे चोर समझ के हमला कर देता है। उसने आप पे हमला कर दिया। तो हालांकि वो भ्रम के अधीन व्यक्ति काम कर रहा है, वो आपका घर का मेंबर है, वो आपका भ्रम के अधीन काम कर रहा है, क्योंकि वो भ्रमित है। वो आपको क्या समझ रहा है, आपको चोर समझ रहा है। तो ये कह रहा है कि उस घर के आदमी के विरुद्ध भी आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, भले ही वो भ्रम के अधीन काम कर रहा हो। यही उदाहरण दूसरा जो लास्ट वाला ये है, इसका जो दूसरा है वो यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भ्रम के अधीन कार्य कर रहा है, हालांकि इसका काम सही है, ये गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं कि वो भ्रम के अधीन है, वो आपको चोर समझ रहा है। उसने आपको जो है पकड़ लिया, बिल्कुल बांध बूंद दिया, ऊपर से बोरा बोरा डाल दिया, मुंह पे कपड़ा वपड़ा डाल दिया और बिल्कुल मारा मुगरी लट्ठ मारना शुरू कर दिया। तो ये कह रहा है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध, चाहे वो आपको घर का ही क्यों ना हो, आपके भ्रम के अधीन अगर काम करता है तो उसके विरुद्ध भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। अगर ये भ्रम के अधीन कार्य ना कर रहा होता तो होता। ठीक है, तो आपको उसके विरुद्ध भी प्राप्त है। ये उदाहरण इसी तरीके का है। इसमें लिखा कार रात्रि में गृह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वैध रूप से वो हकदार है, यानी वो प्रवेश कर सकता है। आपका घर है, स्वाभाविक सी बात है कि आप उसमें वैध रूप से प्रवेश करने के हकदार है। आपका घर है तो आप हकदार है। या सद्भावना पूर्वक का को गृह विधेयक समझ कर, इसमें भी गृह विधेयक समझ लिया उसने कि भैया जी घर तोड़कर गुस्सा है, चोरी बोरी चकारी करने के लिए का पर आक्रमण करता है। यहाँ या इस भ्रम के अधीन का पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है, किंतु का या के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता है जब या उस भ्रम के अधीन कार्य ना करता। मतलब यहाँ जो हमलावर है उसका कार्य भी कोई गलत नहीं है, इलीगल नहीं है, वो भी ठीक काम कर रहा है, लेकिन वो भ्रम के अधीन कर रहा है, तो भी आपको उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक, ये हो गया पागल का हो गया और आपको भ्रम का हो गया। मत्ता का भी इस तरीके से उदाहरण बन सकता है कि भाई कोई व्यक्ति मत्ता में है, अनैच्छिक मत्ता में, तो उसके विरुद्ध भी, ये पागल है, उसको नहीं पता, वो आप पे अटैक कर देता है, तो आप उसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। या एक बालक है जो आपकी जान लेने की कोशिश करता है
है ना। 5 साल का बालक है, वो आपको मारना को चाह रहा है, गोली बंदूक उठा ली उसने, वो मार रहा है। अब वो भले ही वो बालक है, वो नहीं जानता, उसका काम भी कोई अपराध नहीं है क्योंकि वो जानता नहीं है, लेकिन उसके विरुद्ध भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। लेकिन शर्तें वही है, 99 की शर्तें लगेंगी सब में। ये डिफेंस जब भी चलेगा, आप इतना ध्यान में रखिए, 99 की शर्तें लगेंगी, सभी में लगेंगी, ठीक है, सभी में 99 की शर्तें जो है लगेंगी, कोई भी डिफेंस हो आपका। तो धारा 98 काय से संबंधित है कि अक्षम व्यक्तियों के विरुद्ध भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, ठीक। अब देखिए 99 पुण्य पढ़ लिया, शर्तें थी 99 में। अब देखिए 99 के बाद आ जाता है आपका 100। 100 कहता है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता। अब वो कंडीशंस बताई गई हैं कि कब आप शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में जो है किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु तक कारित कर सकते हो। शरीर की कौन सी, शरीर, ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 100। शरीर की प्रतिरक्षा में मृत्यु, बस इतना लिखा मैंने, शरीर की प्रतिरक्षा में मृत्यु। ये याद रखना, ये सेक्शन पूछा जाता है कि कौन कब जो है शरीर की प्रतिरक्षा में आप मृत्यु कारित कर सकते हो। शरीर की प्रतिरक्षा में मृत्यु 100 में है, और संपत्ति की प्रतिरक्षा में मृत्यु कहाँ है, 103 में। दोनों के एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। ये संपत्ति की प्रतिरक्षा में मृत्यु, ठीक है, दोनों सेक्शन को एक साथ याद रखेंगे। शरीर की प्रतिरक्षा में मृत्यु 100 में दे रखी है, और संपत्ति की प्रतिरक्षा में मृत्यु आप किसी अन्य की क्या कर सकते हैं, वो आपकी 103 में दे रखी है, ठीक है। अब बात आती है कि कौन सी कंडीशन है। तो देखो शर्तें तो 99 की लगेंगी, पहले स्पष्ट रूप से लिखा है कि धारा 99 की शर्तों के अधीन रहते हुए, ठीक। तो वो हमेशा हर धारा में लगेगी बात। अब बात आती है कि भाई आप किसी व्यक्ति की इसकी बात कर रहे हैं, पहले धारा 100 की बात कर रहे हैं कि किसी 100 जी की जो धारा है उसमें आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कब कारित कर सकते हो, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हो। तो ये कह रहा है ऐसा हमला जिससे मृत्यु होने की युक्तियुक्त आशंका हो, ऐसा हमला, ऐसा हमला, हमला जिससे क्या हो, मृत्यु होने की आशंका हो, मृत्यु होने की युक्तियुक्त आशंका हो, मृत्यु होने की युक्तियुक्त, युक्ति युक्त आशंका हो जाती है आप, ठीक है। मृत्यु होने की युक्तियुक्त आशंका हो जाती है, युक्तियुक्त आशंका होना चाहिए। आपको लगता है कि जो हमलावर है वो अब आपको छोड़ने वाला नहीं, वो आपकी मृत्यु कर ही देगा, तो आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। अगर कोई हमलावर इस प्रकार का हमला आपके ऊपर करता है कि आपको लगता है कि वो हमारी मृत्यु कर ही देगा, अब हमें नहीं छोड़ने वाला है, तो आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। दूसरा कहता है ऐसा हमला जिससे घोर उपहत्ति की युक्तियुक्त आशंका हो, सीधा सीधा लिखूंगा मैं, घोर उपहत्ति, ठीक है। घोर उपहत्ति का मामला है, अगर आपको लगता है कि जो सामने वाला है आपको घोर उपहत्ति कारित करने वाला है, युक्तियुक्त आशंका है उसकी कि भैया ये हमारे हाथ पैर तोड़ देगा, मतलब पूरी तरीके से, और ऐसी आपको युक्तियुक्त, ये सब में लगेगा, युक्तियुक्त आशंका पैदा हो जाती है, तो आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। तीसरा बलात्कार आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बलात्संग करने की कोशिश करता है, एक मिनट, बलात्संग, बलात्संग करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में भी जो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप धारा 99 की शर्तों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, ये दोनों के लिए है, आपके साथ या किसी अन्य के साथ, तो आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया, अपने लिए और दूसरे के लिए, दोनों के लिए काम करते हैं ये नियम, अपने लिए और दूसरे के लिए, दोनों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी मृत्यु कारित करना चाहता है तो भी कर सकते हो, आपको लगता है दूसरे की मृत्यु कारित करना चाहता है तो भी कर सकते हो। घोरपति हो चाहे बलात्सक हो, इन दोनों सभी मामलों में अपने और दूसरे के, पहले ही पढ़ लिया ये चीज। तो ऐसा नहीं कि ये केवल अपने लिए है, आपके लिए और किसी अन्य के लिए भी हो सकता है, ठीक है। चौथा इसी का रूप है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, ये भी एक तरीके से बलात्कार ही है, बस ये
प्रकृति के विपरीत है या अननेचुरल कह सकते हैं इसको। अगर कोई व्यक्ति आप पे हमला करता है, एक पुरुष पुरुष पे हमला कर देता बलात्कार करने के लिए, तो क्या कहोगे उसको? यही कहोगे ना, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा। तो इस प्रकार का हमला करता है कोई व्यक्ति, तो उसकी भी मृत्यु कर सकते हो। किसी अन्य की खराब करता है तो भी मृत्यु कारित कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला, व्यपहरण, एक मिनट, या अपहरण दोनों आते, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपका व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से आप पर हमला करता है तो आप उसकी भी मृत्यु, या किसी अन्य का व्यपहरण अपहरण करता है तो आप उसकी भी क्या कर सकते हो? मृत्यु कारित कर सकते हो। इसके अलावा छठवा, छठवा क्या है भाई? छठवा है सदोष परिरोध। सदोष परिरोध, सदोष परिरोध। और सदोष परिरोध भी कैसा? सदोष परिरोध भी कैसा कि आपको युक्तियुक्त आशंका हो जाए कि भैया लोक प्राधिकारी की सहायता नहीं पा सकते। अब अगर ये हमको बेड़ ले, बंद कर ले, अगवा कर ले एक तरीके से, तो हम जो है किसी लोक सेवक की सहायता नहीं पा पाएंगे। तब ऐसे सदोष परिरोध, मतलब सिंपल ऐसा नहीं कि केवल सदोष परिरोध हो गया तो मृत्यु कारित करे। सदोष परिरोध भी ऐसा होना चाहिए जहां आप लोक सेवक की सहायता पाने से वंचित हो जाए। आपको लगता है कि अगर इसने हमारा सदोष परिरोध कर लिया तो अब हम जो है किसी लोक सेवक की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते, तो ऐसे सदोष परिरोध में जो है आप क्या कर सकते हो? उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हो। कब? जब लोक सेवक की सहायता प्राप्त ना की जा सके, जब लोक सेवक की सहायता, ठीक है, बस इतना लिख दिए। जब लोक सेवक की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते आप, ऐसे सदोष परिरोध में उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हो। ध्यान में रखना, सदोष परिरोध की बात हुई है, सदोष अवरोध में नहीं कर सकते आप कि किसी ने आपको एक दिशा में जाने से रोक दिया, सदोष अवरोध कर दिया और आपने लेके उसकी मृत्यु कर दी, बोले हमने मृत्यु। सदोष परिरोध के लिए, सदोष परिरोध के लिए, ना कि सदोष अवरोध के लिए। सदोष अवरोध का बड़ा हुआ रूप है सदोष परिरोध। अवरोध क्या होता है? एक दिशा में जाने से रोक देना। और सदोष परिरोध क्या होता है? एक निश्चित दायरे से बाहर जाने से रोक देना। कुल मिला के ये पूरा एक दायरा होता है कि आपने इसके बाहर नहीं जा सकते। और सदोष अवरोध तो ऐसा होता है कि एक गली बंद कर दी, दूसरी गली से निकल जाओ, यहाँ से मत जाओ, दूसरी जगह से निकल जाओ, वो अवरोध होता है। तो उसमें आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते। लेकिन सदोष परिरोध में आप मृत्यु कारित कर सकते हो, लेकिन तब जब आपको लोक सेवक की सहायता प्राप्त करने का समय ना हो, या आपको लगता है कि अब लोक सेवक की सहायता हम नहीं पा पाएंगे। और एक नया जुड़ा है सातवां, एक नया जुड़ा है सातवां, एसिड अटैक। एसिड फेंके जाने का कार्य जिससे घोरोपति की युक्तियुक्त आशंका हो, एसिड अटैक लिख लीजिए बस, एसिड अटैक। तो बस इतना याद है। वो भी एसिड अटैक किस तरीके है? जिससे घोरोपति होने की आशंका। स्वाभाविक सी बात है एसिड अटैक की पर्याप्त है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अगर आप पे एसिड फेंकेगा तो स्वाभाविक सी बात है उससे घोरोपति ही होगी, है ना। तो घोरोपति होने की अगर संभावना है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अगर संभावना भी, फेंका नहीं, आपको लग रहा है कि वो फेंकेगा, स्वाभाविक सी बात है अगर कोई व्यक्ति आप पे एसिड फेंकेगा और अगर अच्छी तरीके से गिर जाए तो घोरोपति हो सकती है। तो ऐसे हमले में भी जो है आप सामने वाले की क्या कर सकते हो? मृत्यु कारित कर सकते हो। ये एसिड अटैक जोड़ा गया 2013 में, ये सभी को पता है, विधि संशोधन अधिनियम 2013 में। अब इसमें क्या करना है आपको? एक तो ये याद रखना है कि कितने का वजह है, कौन कौन से अपराध, कम से कम ये 7 अपराध है, 7 प्रकार के अपराध है, या 7 श्रेणियां बताई गई हैं। कितनी बताई? पहले 6 थी, अब कितनी हो गई? 7। कुल 7 प्रकार की परिस्थितियों में आप किसी व्यक्ति की जो है अपने शरीर या दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा करने में क्या कर सकते हो? मृत्यु कारित कर सकते हो। तो कितनी परिस्थितियों में कर सकते हो? कुल 7 परिस्थितियों में मृत्यु कारित कर सकते हो, ठीक। ये तो हो गया शरीर के विरुद्ध। अब देखिए संपत्ति के विरुद्ध कब कर सकते हो। शरीर के विरुद्ध याद रखना कितनी परिस्थितियां दे रखी हैं, कुल 7 परिस्थितियां बताई गई हैं। उन 7 परिस्थितियों में से आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हो, ये याद रखना है। 7वां कौन सा जुड़ गया है? एसिड अटैक, ये 2013 में जुड़ा है। अब आ जाइए भाई संपत्ति की, 103 वाली बात आ गई। 103, 100 से 103 है, दोनों में है ना, 100 में शरीर का था, 103 में संपत्ति का है।
अब संपत्ति के मामले में कौन कौन से अपराध हैं भाई? अपनी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति जब आप जो है उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। जब ऐसा जो है, पहला तो ये कहता है भाई लूट, लूट कारित करने के लिए कोई आप पे हमला करता है या किसी अन्य व्यक्ति पे हमला करता है, शर्तें 99 की सब में ही लगेंगी। तो आपको लगता है कि भाई अब लोक सेवक की मदद नहीं प्राप्त कर सकते, धारा 99 की शर्तें सब में ही लगना है, ठीक है, तो वो बार बार रिपीट नहीं कर रहा, धारा 99 की शर्त लगेंगी सब में। तो आप उस व्यक्ति की जो है क्या कर सकते हो, मृत्यु कारित कर सकते हो। काय में कर सकते हो? लूट में। दूसरा है रात्रोगृह भेदन। रात्रोगृह भेदन, केवल गृह भेदन नहीं, अगर आपको ध्यान में रखना रात्रो शब्द लगा है, रात्रि में गृह भेदन होगा तभी कर सकते हो मृत्यु। अगर रात में कोई व्यक्ति आपके घर में फांद के आ जाता है दीवार, और आपको लगता है कि भैया ये घुसाया, और कोई स्वाभाविक सी बात, घुसाया हथियार बतियार है, तो आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो अगर वो रात्रो गृह भेदन करता है। और आपको लगता है जब घुसाया तो उससे आपकी जान को खतरा है, तो आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो, ठीक है। लेकिन केवल गृह भेदन में नहीं कर सकते। अगर लिखा होगा गृह भेदन तो गृह भेदन में नहीं करोगे। गृह भेदन में भी तब जब वो रात्रि में हो, इसको बड़े ध्यान से ध्यान में रखना। गृह भेदन में भी तब जब वो रात्रि में हो। तो रात्रो गृह भेदन है, लूट तो है ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। रात्रो गृह भेदन है तो कर सकते हो, केवल गृह भेदन है तो नहीं कर सकते। तीसरा है अग्नि द्वारा दृष्टि। अग्नि द्वारा क्या करता है? दृष्टि, ठीक है। ऐसे में भी आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। कोई आग लगा दिया, आपके माल का गोदाम था उसमें आग लगा दिया उसने, या आग लगा आपको पहुंच गया लेके, तो आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो, ठीक है। अग्नि द्वारा दृष्टि है। इसके अलावा ऐसी चोरी, दृष्टि या गृह अतिचार। कौन सी चोरी कह रहा है? ऐसी चोरी, मतलब चोरी भी हो सकती है, या क्या हो सकता है? दृष्टि या गृह अतिचार। दृष्टि भी हो सकता है, ऐसी चोरी, मुझे गलत लगा दी, ऐसी दृष्टि या गृह अतिचार, ठीक है, गृह अतिचार भी हो सकता है, जिसका प्रतिरोध किए जाने पर कर्ता द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित किए जाने की युक्तियुक्त आशंका हो। क्या मतलब है? ये कह रहा, अब आपसे पूछा जाएगा चोरी का कोई अपराध व्यक्ति करता है तो आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो? नहीं कर सकते। दृष्टि का करता है तो भी नहीं कर सकते हो, गृह अतिचार का करता है तो भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या मतलब हुआ इसका? ये कह रहा है कि मान लो कोई चोर आपके घर में घुसा, या कोई व्यक्ति दृष्टि कर रहा है, या कोई व्यक्ति गृह अतिचार कर रहा है, ठीक है, तीनों व्यक्ति हो गए। अब आपने इनको क्या किया? इनका प्रतिरोध किया, इनको रोका। आपने इनको रोका, किसी चोर आपके घर में घुसा और आपने चोर को पकड़ लिया, आपने चोर का प्रतिरोध किया, और चोर ने क्या किया? पलट कर जो है आप पर हमला करा, और आपको लगा उस हमले से कि आपको मृत्यु या घोर उपहति कारित हो सकती है। क्या हो सकती है? मृत्यु या घोर उपहति, मृत्यु या घोर उपहति हो सकती है। तो ऐसी अवस्था में आप ऐसे चोर की, ऐसे दृष्टिकर्ता की, या ऐसे गृहतिचारी की मृत्यु कारित कर सकते हो। आपने कोई गृहतिचार का मतलब होता है अवैध रूप से कोई आपके घर में घुस आया जहां उसका अधिकार नहीं था, राइट नहीं था, और आपने उसको रोका। कोई मान लो आपके घर में घुस आया, अवैध रूप से गृहतिचार किया उसने, और आपने उसको रोका कि भाई साहब क्यों घुसे चले आ रहे हो, बाहर निकलो। उसने पिस्तौल निकाल ली, मैं तो घुसूंगा, क्या कर लोगे तुम? तो अब आपको मृत्यु या घोर उपहति की आशंका हो गई है ना। तो ऐसी परिस्थिति में आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। ऐसी दृष्टि में है, ऐसी चोर में है, ठीक है। जब आपने उसका प्रतिरोध किया, जब आप उसने रोका, और आपके शरीर को जब युक्तियुक्त मृत्यु या घोर उपहति की आशंका हो गई, तो ऐसी अवस्था में आप उसकी मृत्यु तक कारित कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई ये अधिकार कब से प्रारंभ होता है और कब से बना रहता है। दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही अवस्थाओं की बात कहते हैं, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। मृत्यु से भिन्न सॉरी मृत्यु से भिन्न अनापहानि का है पहले। तो मृत्यु से भिन्न अनापहानि, अभी तो मृत्यु पढ़ लिया। अब ये कह रहा है कि मृत्यु से भिन्न अन्य अपहानि। ये कह रहा है कि भैया मृत्यु तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ और कर सकते, हाथ पैर तोड़ सकते, सीधा सा ये कह रहा है कि भाई मार तो नहीं सकते,
लेकिन उसके हाथ पैर तोड़ सकते हो। अब ये कब कर सकते हो आप? एक ये कहाँ है देखिए, 101 में तो आप जानते हो वही शरीर की बात है, और 103 था तो 104 हो जाएगा। ठीक है, 103 और 104 ये क्या था? शरीर, और ये क्या है? संपत्ति। पहले संपत्ति 100 में था ना, तो 101 में ये कह रहा है कि शरीर की प्रतिरक्षा में मृत्यु से भिन्न अन्य कोई अपहानि कब कारित कर सकते हो? ये कहाँ बताया गया है? आपके 101 में। और ये कह रहा है संपत्ति की प्रतिरक्षा में आप मृत्यु से भिन्न अन्य कोई अपहानि कब कारित कर सकते हो? ये कहाँ बताया गया है? आपका 104 में। ये दोनों को एक साथ देखेंगे क्योंकि एक से ही है फैक्ट दोनों में, है ना। ये कहता है कि धारा 100 और 133 में जो अपन ने पढ़ा था, उल्लिखित परिस्थितियों के सिवाय किसी अन्य दशा में, मतलब जो ऊपर परिस्थितियां बताई थी धारा 101 में और आप सॉरी धारा 100 में और 103 में। धारा 100 पे तो इसका संपत्ति के विरुद्ध है, इसमें 100 और इसमें था 103 जो अपन ने पढ़ा कि इनमें मृत्यु कारित की जा सकती। ये कह रहा है इन परिस्थितियों को छोड़कर अगर अन्य कोई अपराध है तो क्या कर सकते हो? तो मृत्यु तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी अन्य कोई अपहानि कारित कर सकते हो। जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना 100 में, ये कह रहा है कि अगर इस तरीके का अपराध नहीं, कोई अन्य अपराध है, तो मृत्यु तो आप उसकी नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ हाथ पैर बढ़िया तरीके से तोड़ सकते हो। तो ये लिखा है इसमें, यही लिखा है, इसका अर्थ यही है कि आप अन्य कोई अपहानि कर सकते हो। मृत्यु छोड़कर कोई भी अपहानि कार्य कर सकते हो, घोरोपति भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन केवल मृत्यु नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें कहता है कि जो दोष हमला करता कह लीजिए या दोषी व्यक्ति कह लीजिए, उसको जो है मृत्यु से छोड़कर अन्य कोई अपहानि जो है आपके द्वारा जो है कारित की जा सकती है। अब बात आती है, ये सिंपल है, ये 101 और 104 सिंपल है। ये कह रहा है कि जो ये 100 और 103 से भिन्न परिस्थितियों में जो है आप मृत्यु छोड़कर, अगर उससे नहीं आता तो फिर मृत्यु छोड़कर अन्य कोई अपहानि आपके द्वारा की जा सकती है। अब देखिए, अब आ जाता है आपका सेक्शन 102 और 105। सेक्शन 102 और आपका आता है सेक्शन 105। हाँ, 102 और 105 ये क्या कहता है? प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है? प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है? ठीक है, ये कहता है प्रतिरक्षा का अधिकार जो है कब प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रतिरक्षा का जो है अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। 102 तो शरीर की बात कह रहा है, 102 शरीर की बात कह रहा है कि शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है, कब बना रहता है। तो ये तो आप जानते हैं, जैसे ही शरीर को जो है अपराध किए जाने की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है, आपका अधिकार प्रारंभ हो जाता है। युक्तियुक्त आशंका, युक्तियुक्त आशंका, आशंका प्रारंभ होती है। ठीक है, आपके शरीर को जैसे ही युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है, वैसे ही वो अधिकार प्रारंभ हो जाता है। कब तक बना रहता है? जब तक वो आशंका बनी रहती है। आपको ऐसा लगा है कि ये व्यक्ति हम पे हमला करने वाला है, तो आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्रारंभ हो गया। वो कब तक बना रहेगा? जब तक वो आशंका बनी रहती है। ठीक है, ये सिंपल है इसका 102 का। तो जैसे ही आशंका प्रारंभ होती है, आपका अधिकार प्रारंभ हो जाता है। जरूरी नहीं कि वो हमला करे आप पे तभी आपका अधिकार होगा, केवल आशंका से प्रारंभ हो जाता है। और जब तक आशंका बनी रहती तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है वो बना रहता है। अब लेकिन 105 में थोड़ा सा अलग है, ये संपत्ति की बात कह रहा है कि भाई संपत्ति के मामले में प्राइवेट डिफेंस का अधिकार जो है आपका कब हो जाता है। ये कहता है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में भी यही पहला तो ये नियम है कि भाई जैसे युक्तियुक्त संभावना प्रारंभ होती है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की, क्षति पहुंचाने की, आपका अधिकार प्रारंभ हो जाता है। और जब तक वो अधिकार बना अधिक वो क्या आशंका बनी रहती तब तक वो अधिकार बना रहता है। लेकिन अलग अलग मामलों में अलग अलग है ये। जैसे कि मान लीजिए चोरी की बात करेंगे, चोरी के मामले में कब तक प्रारंभ होता है, कब बना रहता है? चोरी के मामले में अगर हम बात करें तो तब तक बना रहता है जब तक अपराधी के संपत्ति के पहुंचने से, संपत्ति की पहुंच से बाहर ना हो जाए। जब चोरी की बात करें तो चोरी के बात में, चोरी के मामले में
आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब तक बना रहता है? जब तक वो संपत्ति सहित आपकी पहुंच से बाहर ना हो जाए। मतलब क्या है? मतलब यह एक चोर है, वो आपकी संपत्ति ली है या चोरी कर रहा है, तो या तो चोर या संपत्ति दोनों, वो आपकी पहुंच से बाहर हो जाए, फिर आपका प्राइवेट डिफेंस खत्म। जब तक वो आपकी पहुंच में है, दायरे में है, तब तक तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। मतलब जब तक आपके सामने है चोर, ठीक है, या आपकी पहुंच में है चोर, तब तक है आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, उसके बाद खत्म। अब आप कहोगे खत्म कैसे? खत्म ऐसे कि मान लो कोई चोर था, आपने थोड़ा बहुत पीछा किया, वो फरार हो गया, भग गया, अब आपका प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया, यहीं खत्म हो जाएगा। अब आप कहोगे कि फिर कैसे? मान लो फिर ऐसा थोड़ी ना कि फिर आप उसका पीछा करो, बोले 2 दिन 3 बार पता करो, आपको पता पड़ा फलाने के घर में दुकान, आप पहुंच गए कि बोले हमारा प्राइवेट डिफेंस, तो थोड़ी ना बना, फिर तो लोक सेवक की मदद लीजिए कि भैया चोर झुका है, छिपा हुआ है, उसको पकड़वा लीजिए। तो जब तक आपकी पहुंच में है एक चोर, तब तक आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। दूसरा, लोक सेवक कोई प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहता, तब तक रहता है अगर लोक सेवक किसकी जो है सहायता प्राप्त कर लेते हैं वहां तक। अगर आपने लोक सेवक की सहायता प्राप्त कर ली, शिकायत कंप्लेन कर दी, फिर वहां पे आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार खत्म हो जाता है। या संपत्ति की वापसी तक, संपत्ति की वापसी तक, मान लो कोई चोर था, उदाहरण के लिए कोई चोर था, आपका कोई संदूक बॉक्स वगैरह कुछ या कोई भी चीज चुरा के भागा, और आपने उसका पीछा किया, और आपने उसका पीछा करा, उसने वो चीज फेंकी और वो भाग गया, तो आपका प्राइवेट डिफेंस कब खत्म हो जाएगा? जैसे ही वो संपत्ति फेंकता है, वैसे ही आपका प्राइवेट डिफेंस वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो संपत्ति अब आपके कब्जे में आ गई, तो आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चोरी के मामले में अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति लेके भाग रहा है, आपका पर्स लेके भाग रहा है, और आप दौड़े और उसने पर्स फेंक दिया, तो आपका प्राइवेट डिफेंस वहीं खत्म हो जाएगा जहां उसने पर्स फेंका, क्योंकि वो संपत्ति आपके पास वापस आ गई, तो उसी समय वो संपत्ति का आपका जो है प्राइवेट डिफेंस का अधिकार खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक एक चीज और है, कई बार ये भी आता है कि मान लो कोई चोर था, वो आपकी संपत्ति लेके भाग गया, फरार हो गया, अब आप अगले दिन दूसरी जगह गए या कहीं चाय की जगह गए, आपने पिया और आपने देखा उसके हाथ में कि भैया आपकी घड़ी पहने हुए है, तो वहां आपका प्राइवेट डिफेंस जिंदा हो जाएगा। अगर वहां भी वो शर्त वही लगेगी कि आपको लोक प्राधिकारी की अगर सहायता प्राप्त करने का कोई अधिक समय नहीं है, तो फिर वहां भी आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार हो जाएगा। जब तक चोर के पास वो संपत्ति बनी रहेगी, आपके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार रहेगा। लेकिन ये शर्त वही रहेगी 99 की, कि अगर आप लोक सेवक का सहायता प्राप्त कर सकते हो, तो फिर लोक सेवक की सहायता प्राप्त करोगे, वहां फिर आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा। लूट के मामले में भी यही कहता है कि अगर आपको मृत्यु, घोर उपपत्ति या सदोष अवरोध कारित करने की जो है संभावना वगैरह है, तो आपकी जो है, या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति का भय वगैरह है, तो आपका जो है अधिकार जो है बना रहता है, और जब तक वो भय बना रहता है तब तक आपको वो अधिकार भी बना रहता है। ऐसी आपराधिक अत्याचार और रिष्टि के मामले में जब तक वो अत्याचार करता रहता है, तब तक आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। उदाहरण के लिए एक अत्याचारी है, वो आपके घर में घुस आया, और आपने, आपका अधिकार जैसे ही वो घर में घुसा आपका जीवित हो गया, लेकिन जैसे ही वो घर से आपकी सीमा से बाहर निकला, आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार खत्म हो गया। ये नहीं कि आपके घर में घुसाया, ये बाउंड्री हुई, आपने उसको निकाला और वो अत्याचारी यहाँ जाके खड़ा हो गया, बाहर हो आपकी सीमा से क्या हो गया, बाहर हो गया। अब आप चले कि भाई उसको बोले हमारे घर में घुसा था, यहाँ जाके भाई उसे मारा पीटी कर रहे हैं, बोले अब नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ थोड़ी ना, यहाँ पर जब तक वो रहेगा तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार रहेगा, इससे बाहर हुआ आपका डिफेंस का अधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के जब तक वो अत्याचारी है, अत्याचार करता रहेगा तब तक बना रहेगा। ऐसे ही रिष्टि अगर कोई व्यक्ति करता है तब तक करता रहेगा, तब तक बना रहेगा। ऐसे ही आपके गृह वेदन के मामले में भी है, ऐसे गृह वेदन जो है प्रारंभ होता है और तब तक वो गृह वेदन बना रहता है, तब तक ही वो आपका अधिकार बना रहता है, ये संपत्ति के मामले में। ठीक है, संपत्ति के मामले में वो अधिकार तभी तक बना रहता है, अत्याचार वगैरह के मामले में तभी बना रहता है। ठीक है, जब तक वो अपराध होता रहता है तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होता रहता है। 105 हो गया, अब 106 है, सेक्शन 106। सेक्शन 106 क्या कहता है? जिसका लास्ट सेक्शन है प्राइवेट डिफेंस का, ये कहता है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपानी होने की जोखिम है। तो कुल मिला के ये कहता है निर्दोष व्यक्तियों की, निर्दोष
व्यक्तियों या निर्दोष व्यक्तियों की जान जोखिम में डालना, जान जोखिम में डालना। ठीक है, ये कह रहा है कि निर्दोष व्यक्तियों की, कोई व्यक्ति निर्दोष व्यक्तियों की जान जो है जोखिम में कब डाल सकता है प्राइवेट डिफेंस के अधिकार में। मान लीजिए आप हैं, आप प्राइवेट डिफेंस के अधिकार में किसी निर्दोष की जान को जो है खतरे में कब तक डाल सकते हैं। तो इसके लिए शर्त ये है कि सामान्यतः जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है प्रयोग किया जाता है, उसमें अपहानि कारित की जा सकती है। एक मिनट, सामान्य नियम तो ये कहता है कि भैया इस तरीके से निर्दोष, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घातक हमला हो गया, वो उसमें लिखा है हमला है, घातक हमला, घातक हमला है। घातक हमला का मतलब ऐसा होता है कि भीड़ ने आप पे हमला कर दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ये भीड़ अब मुझे छोड़ने वाली नहीं, तो अब उस भीड़ से रक्षा करने के लिए आप निर्दोष व्यक्तियों की भी जान को खतरे में डाल सकते हो अपनी प्राइवेट डिफेंस के लिए। अगर आपको लगता है, शर्त 99 की सब जगह लगती, आप इस परिस्थिति में आ जाते हो कि एक भीड़ ने आप पे हमला कर दिया, जब भीड़ ने आप पर हमला कर दिया है और आपको ऐसा लगता है, तो आप उस हमले के विरुद्ध जो है कुछ निर्दोष व्यक्तियों की भी जान को खतरे में डाल सकते हो, चाहे उसमें बालक ही क्यों ना हो। ठीक है, सभी आ जाते हैं, तो किसी की भी जान को है इसमें आप खतरे में डाल सकते हो। इसमें यही लिखा है कि एक घातक भीड़ उस पर हमला कर देती है। उदाहरण ये लिखा है, जिस हमले में मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त, और हमला भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपको युक्तियुक्त आशंका हो जाए कि भैया ये भीड़ मुझे छोड़ने वाली नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उस भीड़ पर जो है जैसा भी आपको उचित लगता है प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो, लेकिन युक्तियुक्त होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें, जो भी आप प्राइवेट डिफेंस करेंगे वो युक्तियुक्त होना चाहिए। अब भीड़ ने आप पे हमला किया, आपने तोप का गोला दाग दिया, तो भाई ये युक्तियुक्त नहीं ना, तो डिफेंस नहीं मिलेगा। आप, भीड़ ने आप पे हमला किया, आपने पिस्टल चला दी, उसमें से किसी निर्दोष बच्चे, कोई बच्चा था, बालक था, वो मर गया, तो अभी आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार रहेगा, तो अभी आपको धारा 106 का बचाव मिलेगा। लेकिन ये नहीं होगा कि भीड़ आई और आपने तोप का गोला डाल दिया। अब तोप का गोला डालोगे तो भीड़ क्या, पूरा शहर ही तबाह हो जाएगा, पूरा एरिया तबाह हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते आप। जितना जरूरी है उतना बल प्रयोग करके जो है आप अपनी प्रतिरक्षा कर सकते हो। ठीक है, एक इसमें यही उदाहरण रखा है, भीड़ का उदाहरण दे रखा है कि एक भीड़ हमला करती है और उस भीड़ पर जो है गोली चला देता है, उसमें छोटे बच्चे भी थे भीड़ में, छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो ये कोई अपराध नहीं है। ठीक है, केवल बस इतना ही था, यहाँ तक ही देखना है, बाकी जो है अपन जो है कल देखेंगे। दुष्प्रेरण जो है कल देखेंगे, प्राइवेट डिफेंस जो अपन ने देखा 106 तक। ठीक, ये अध्याय हो गया। अध्याय 5 जो है दुष्प्रेरण से संबंधित है, जो कल देखेंगे अपन उसको। आज बस इतना ही।